सच, वीरता और प्रजा का सम्मान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की, जिसके कण कण में प्रजा की सम्मान और धर्म की रक्षा करने का रक्त प्रवाह होता था। दुश्मन जिसके डर के मारे रणभूमि छोड़कर भाग जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय नाम, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महज 11 वर्ष की उम्र में अपने पिता के मृत्यु के बाद अजमेर और दिल्ली का शासन संभाला और उसकी सीमाओं को कई राज्यों तक फैलाया, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और किसी अपने की गद्दारी की वजह से अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान अपने बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। बचपन से ही उन्हें शब्द वेदी बाण विद्या का ज्ञान था, जो कि जीवन की आखिरी समय में बहुत ही कामगार साबित हुआ। इस हिंदुस्तान के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में हुआ था। यह अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और महारानी कर्पूरी देवी के संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ था। यह राज्य में खलबली का कारण था, जिसकी वजह से कुछ सत्ता के लालची लोग उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचने लगे थे, परंतु वे बचते चले गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद उन्होंने अपना दायित्व अच्छे से निभाया और अन्य राजाओं को राज्यों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक आनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। अजमेर की महारानी कर्पूरी देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पिता अंगपाल के मृत्यु के बाद उनका शासन कौन संभालेगा। फिर राजा अंगपाल ने अपने पुत्री और दामाद की सहमति से पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सन 1166 में राजा अंगपाल के मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के गलियारों में, राजस्थान की गलियों में, उसके इतिहास में याद किया जाता है। वे दोनों एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि उनका प्रेम कितना गहरा था, उन दोनों को एक दूसरे से कितना प्रेम था। संयोगिता के पिता जयचंद, जो कि पहले पृथ्वीराज चौहान के अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब उनको इस पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो जयचंद पृथ्वीराज से ईर्ष्या भाव रखने लगे, मन में दुश्मनी की भावना रखने लगे। तो अपनी बेटी संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से करवाने का तो मतलब ही नहीं बनता। वे पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर से मिला। पहले के राजा महाराजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर करवाते थे, जिसमें दूसरे राज्य के राजाओं और महाराजाओं को न्योता देकर बुलाया जाता था। वह स्त्री अपना वर स्वयं ढूंढती थी और अपने चुने हुए वर के गले में माला डालती थी। लेकिन राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पूरे देश से राजा महाराजाओं को निमंत्रण देकर बुलाया, सबको बुलाया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर, तथा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखवा दिया गया। लेकिन इस बात का पता जब पृथ्वीराज चौहान को चला तो अपने सैनिकों के साथ राजा जयचंद के सभा में आ गए, परंतु उनके आने से पहले ही रानी संयोगिता ने वरमाला का वर किसी राजा के गले में ना डालकर द्वारपाल के स्थान पर रखे पृथ्वीराज के मूर्ति के गले में डाल देती हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सभा में बोला कि रानी संयोगिता ने अपनी मर्जी से वरमाला मेरी मूर्ति के गले में डाला है, जिस वजह से अब ये मेरी पत्नी है और मैं इन्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी राजा में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, पर पृथ्वीराज चौहान के सामने किसी की हिम्मत ना हुई। इस घटना के बाद राजा जयचंद की बहुत बेइज्जती हुई, उनका बहुत अपमान हुआ और वह पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन हो गए। और फिर दिल्ली आकर पूरी विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशाल थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही संगठित थी, जिसके कारण उनकी
कई युद्ध जीते और उन्हें अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। मोहम्मद गौरी जो कि गजनी का रहने वाला था, वह गजनी का सुल्तान था, उसकी नज़र दिल्ली पर थी और हिंदुस्तान पर थी, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। वह चाहता था कि वह हिंदुस्तान पर आक्रमण करके दिल्ली को जीत ले और वहां से ढेर सारा धन दौलत लूट के लाए, ताकि उसका देश गजनी भी सोने की चिड़िया कहलाए और उसका देश और धनी हो जाए। इसलिए उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, जिसके सिंहासन पर विराजमान थे राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। फिर गौरी ने अपने सेनापति से कहा कि हम दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तैयारी करो। पर इसकी सूचना पृथ्वीराज चौहान को लग गई कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, और यह सूचना उनके सेनापति ने दी। तो पृथ्वीराज चौहान ने बोला, आने दो उसे, हमें तुच्छ लुटेरे मोहम्मद गौरी से डरने की जरूरत नहीं है। हम राजपूत हैं, हमारा राजपुताना वंश है, राजपुताना खून है। मोहम्मद गौरी का हाल बहुत बुरा होगा। गौरी आक्रमण कर देता है और उसका सामना पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन में, जो कि अब हरियाणा में है, वहां पर होता है। और इसीलिए इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। उस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह परास्त होता है, उसे बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगता है, विन्नतें करता है और बोलता है कि हे चौहान, हे हृदय सम्राट, सुना है कि राजपूत लोग दिल के बड़े होते हैं, वे दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हाँ, तुमने ठीक सुना है, परंतु एक शर्त है कि तुम दोबारा कभी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। मोहम्मद गौरी मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं दोबारा कभी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखूंगा, और पृथ्वीराज चौहान उसे माफ करके रिहा कर देते हैं। इधर जयचंद के मन में कटुता बढ़ती गई। वह पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला, तो वह मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। फिर मोहम्मद गौरी ने सन 1192 में दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन कहा जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस आक्रमण से पहले मोहम्मद गौरी 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था। उसने 16 बार दिल्ली पर आक्रमण किया, पर उसको हर समय हार का सामना करना पड़ा। पर इस बार जयचंद और उसकी सेना मोहम्मद गौरी के साथ थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना की बहुत सारी गोपनीयता जयचंद को पता थी। ये सारी गोपनीयता उसने मोहम्मद गौरी को बता दिया। यह युद्ध काफ़ी समय तक चला। कहते हैं कि इस युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो उन्होंने संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और अपने 3 लाख सैनिकों के साथ गौरी के सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। वैसे में उनकी सेना ना तो आगे बढ़ पाई और ना ही पीछे हटी। जयचंद के गद्दार सैनिक ने राजपूत सैनिकों को ही मारा और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसके बाद उनको और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद को गद्दारी का परिणाम मिला। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी बननी। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को मार दिया। बोला, जब तू अपने सगे दामाद पृथ्वीराज चौहान का ना हो सका तो तू मेरा क्या होगा, और जयचंद का सिर धड़ से अलग कर दिया। मोहम्मद गौरी युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर अपने राज्य ले गया। वहाँ उनके ऊपर यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों में लोहे की गर्म सरियों से डाला गया, जिससे वे दृष्टिहीन हो गए, अंधे हो गए। मोहम्मद गौरी को तीरंदाजी का बहुत शौक था, इसीलिए उसने एक तीरंदाजी का प्रतियोगिता रखवाया। पर चंद्रबरदाई ने सूझबूझ दिखाते हुए मोहम्मद गौरी से बोला कि इस तीरंदाजी के प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान भी भाग लेंगे। पर मोहम्मद गौरी ने बोला, पृथ्वीराज चौहान तो दृष्टिहीन है, अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं है, वो निशाना कैसे लगा सकते हैं। तो चंद्रबरदाई ने उनसे कहा कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ सुनकर निशाना लगा सकते हैं। इस पर मोहम्मद गौरी बहुत ही उत्सुक हुआ। उसने बोला, ठीक है। चंद्रबरदाई ने बोला, लेकिन एक शर्त है, आपको 3 बार अपने मुंह से निशाना लगाने के लिए कहना होगा कि हे पृथ्वीराज चौहान, निशाना लगाओ। गौरी ऐसा ही करता है और अपने मुंह से कहता है, हे पृथ्वीराज चौहान, तीर चलाओ।
उससे पहले चंद्रवरदाई एक दोहा कहते हैं। दोहे के जरिए पृथ्वीराज को बताते हैं कि गौरी कहाँ है। हे पृथ्वीराज कमान बांध अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य भेद मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे के खत्म होते ही पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाते हैं और अपने शब्द भेदी तीरंदाजी कला का उपयोग करते हुए पलक झपकते ही तीर जाके मोहम्मद गौरी के गर्दन में लगती है और जमीन पर धराशायी होकर गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद योजना के तहत चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे का गला काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि शत्रु के हाथ से मरना राजपूतों के शान के खिलाफ है। इसीलिए वो एक दूसरे का गला काट के वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह उस महान वीर शासक पृथ्वीराज चौहान अंधे हो जाने के बाद भी अपनी सूझबूझ और वीरता से लुटेरे गौरी को मार दिया और हिंदुस्तान के इतिहास में अपनी वीरता और महानता की ये गाथा लिख गए और उन्होंने साबित किया कि राजपूताना वंशज एक महान शासक थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें कि ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो हम आपके सामने ला सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।